नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा की प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी और उसी अनुपात में उनके ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी भी बढ़ रहे थे। अब तो स्वयं मिथिला नरेश हर बात में गोनू झा से परामर्श लेते थे। यह बात कई दरबारियों को जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। वे लोग ईर्ष्या के मारे किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब दरबार में गोनू झा को नीचा दिखाया जा सके। ऐसे दरबारियों का एक जुट बन गया था जो गोनू झा से जलते थे। इसी गुट में भुक्कन मिश्रा नाम का एक दरबारी था। यह दरबारी गोनू झा से कुछ अधिक ही शत्रुता मानता था, पर उसका कोई जोर तो गोनू झा पर चलता नहीं था। भुक्कन मिश्रा की एक आंख बचपन में ही बंद हो गई थी। वह सिर्फ एक आंख से देखता था। अक्सर एक आंख होने के कारण वह उपहास का पात्र भी बनता था। एक दिन इसी विरोधी गुट ने आपस में विचार विमर्श किया और आपस में कहने लगे, देख लेना, एक दिन गोनू झा महाराज के प्रमुख सेनापति का पद प्राप्त कर लेगा। भुक्कन मिश्रा ने कहा, मुझे तो वो सेनापति बनते हुए साफ दिखाई दे रहा है। एक दरबारी हंसकर बोला, आश्चर्य है, हमारी दो दो आंखें हैं तब भी हमें दिखाई नहीं दे रहा और आप एक आंख से साफ साफ देख रहे हैं। मिश्रा जी तिल मिलाकर कहने लगे, मजाक मत करो गोपलाल, मैं आपको भविष्य की तस्वीर दिखा रहा हूँ। वह कल का आया गोनू झा हम सब पुराने दरबारियों पर भारी पड़ रहा है। देख लेना, एक दिन आएगा जब वह महाराज को एक अद्भुत परामर्श देगा। कैसा कैसा अद्भुत परामर्श? मिश्रा जी गोनू झा की नकल करने का प्रयास करते हुए कहने लगे, वह महाराज से कहेगा, महाराज परामर्श के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इतने सारे दरबारियों का खर्चा उठाने से अच्छा है कि उस खर्चे को प्रजा हित में लगाया जाए। यह सुनकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। मिश्रा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? देखना, वह दिन दूर नहीं जब गोनू झा मिथिला के अकेले परामर्शदाता और सेनापति होंगे। हम लोग या तो सैनिक होंगे या पूजा करने वाले ब्राह्मण। तब मानोगे इस मिश्रा जी की एक आंख की भविष्यवाणी। यह तो उचित कह रहे हैं मिश्रा जी। गोनू झा अब कुछ ज्यादा ही महाराज से चिपका जा रहा है। महाराज उसकी हर बात मान रहे हैं। हमें आने वाले संकट पर नजर रखनी होगी। तभी मिश्रा जी ने कहा, नजर क्या, मैं तो कहता हूँ कि संकट की उस जड़ को ही उखाड़ फेंकने का प्रयास करो। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता? उसे महाराज की दृष्टि में गिराने के लिए कुछ सोचना होगा। सबने कहा, मिश्रा जी आपने हमें आने वाले संकट से आगाह कर दिया है, अब हम कुछ न कुछ अवश्य सोचेंगे। तभी मिश्रा जी बोले, और मैं सबसे पहले सोचूंगा। सोचूंगा क्या, सोच भी चुका हूँ। वैसे भी बुद्धि में उससे कतई कम नहीं हूँ। जिस इलाके का वह है उसका मैं भी हूँ। हम दोनों बहुत दिन साथ साथ खेले हैं। क्या मतलब? वह आपका परिचित है? अरे उसका और मेरा गांव एक दूसरे से सटा है। दोनों गांवों के बीच खेल का मैदान है जिसमें हम रोज गुल्ली डंडा खेलते थे। मेरी यह आंख गुल्ली धंस जाने से ही तो खराब हुई थी। तो क्या वह गुल्ली भी गोनू झा ने ही मारी थी? नहीं, पर था इसका ही साथी, इसी के गांव का। अब ऐसे खेलों में तो चोटे फोटे लग ही जाती है। वह अलग बात है,
अब अलग बात है, अब तो रोजगार ही जाने की संभावना है। हमें अपना भला बुरा सोचना चाहिए। तो आपने क्या सोचा है गोनू चा को नीचा दिखाने के लिए? मिश्रा जी कहने लगे, मैं उसके गले में ऐसा फंदा डालूंगा कि वह बिलबिलाता रह जाएगा। फिर तो हम भी देखेंगे आपकी कलाकारी। सब दरबारी आश्वस्त थे कि मिश्रा जी ने कुछ सोच लिया है। अगले दिन दरबार लगा हुआ था, कोई फरियादी नहीं था, तो महाराज ने गोनू झा को कुछ मनोविनोद करने का आदेश दिया। मिश्रा जी उठ खड़े हुए और बोले, महाराज क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों से मेरे हृदय में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अरे तो कहिए मिश्रा जी, आज तो वैसे भी कोई मुकदमा नहीं है। भुक्कन मिश्रा ने कहा, मेरी यह बात किसी मुकदमे से कम नहीं है महाराज। मैं गोनू झा के बारे में एक शिकायत लेकर आया हूँ। गोनू झा सतर्क हो गया। वह तो जब पहले ही दिन दरबार में आए थे तो मिश्रा जी को देखकर समझ गए थे कि वह किसी न किसी दिन उनसे जरूर उलझेगा। बचपन में गुल्ली डंडा के खेल में गोनू झा ने उसे इतना हराया था कि वह तभी से उनसे खुंदक खाता था। मिश्रा जी ने बताया, महाराज आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं और गोनू झा बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। महाराज बोले, इसमें हैरानी क्यों होगी मिश्रा जी, यह बात तो पंडित जी ने हमें पहले ही दिन बता दी थी कि आप उनके पड़ोसी गांव के हैं। मिश्रा जी ने कहा, लेकिन यह तो इन्होंने नहीं बताया होगा कि दरबार में आने से पहले ये सूदखोरी का काम करते थे। लोगों की चीजें गिरवी रखकर उन्हें धन देते थे और ब्याज वसूलते थे। क्यों गोनू झा, मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना? गोनू झा आराम से बोले, मिश्रा जी आप कहते रहिए। तभी मिश्रा जी ने कहना शुरू किया, महाराज एक बार मुझे भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी थी। मेरी बहन का विवाह होने वाला था। अब विवाह में तो आप जानते ही हैं कि धन की आवश्यकता होती है। तब मैंने भी गोनू झा के पास अपनी एक बेशकीमती चीज 500 रुपए में गिरवी रखी थी। उस बात को 8 साल हो गए हैं। अब मैं उस चीज को ब्याज सहित धन देकर वापस लेना चाहता हूँ। तो गोनू झा इनकार करते हैं, टाल मटोल करते हैं, कल आना कहते हैं। गोनू झा मिश्रा जी की सारी जालसाजी समझ लेना चाहते थे, इसलिए कहने लगे, मिश्रा जी क्या मैं उस बेशकीमती चीज का नाम जान सकता हूँ? कमाल है, आप भूल भी गए गोनू झा। गोनू झा ने कहा, भाई वो क्या है कि मेरे यहाँ हजारों लोग अपनी चीजें गिरवी रखकर जाते हैं। अब मैं किस किस का ध्यान रखूं? बही खातों में तो सब लिख रखा है। मिश्रा जी ने कहा, तो सुनिए महाराज, इनके पास गिरवी रखी चीज मेरी बाईं आंख है, जिसे मैं अब वापस चाहता हूँ। महाराज सहित सब दरबारी उछल पड़े। मिश्रा जी के गुट ने तो मिश्रा जी की बुद्धि का लोहा भी मान लिया। मिथिला नरेश ने हैरानी से पूछा, पंडित जी यह आप कैसी अविश्वसनीय बात कह रहे हैं? भला आंख भी कहीं गिरवी रखी जाती है? तभी गोनू झा ने कहा, महाराज हमारे देहात में रखी जाती है। बड़ी सरल विधि से एक नुकीले चिमटे से आंख निकाल ली जाती है और आदमी को कोई पीड़ा भी नहीं होती, है ना मिश्रा जी? हाँ हाँ, इसी प्रकार तो आपने मेरी आंख गिरवी रखी थी। मिश्रा जी प्रसन्न थे कि गोनू झा सरलता से उसके फंदे में फंस रहा था। तभी महाराज ने जरा क्रोध में भरकर कहा, यह तो बड़ा अनैतिक और घृणित कार्य है गोनू झा। हम तो समझ रहे थे कि आप एक सात्विक ब्राह्मण हैं, परंतु आप तो जल्लाद भी हैं। गोनू झा ने कहा,
महाराज क्षमा करें, इस पीड़ा रहित कार्य को आप अपराध की श्रेणी में नहीं ले सकते, और यदि यह अपराध है तो इसका दंड अकेले मैं ही नहीं भुगत सकता। मिश्रा जी भी तो इसमें बराबर के साझीदार हैं। मैं इनके घर तो नहीं गया था इनकी आंख लेने, यह स्वयं मेरे पास आए थे। मिश्रा जी घबराए और कहने लगे, महाराज यह बहुत पुराना देहाती धंधा है जो अब बंद भी हो गया है। मैं अपराध और दंड की बात नहीं कर रहा, मुझे तो मेरी आंख दिला दीजिए। महाराज बोले, क्या कहते हो गोनूझा? महाराज आपके आदेश का पालन होगा, पर मिश्रा जी की आंख तो मेरे घर पर है, उसे घर जाकर लाना पड़ेगा और इस कार्य में 3 दिन लग जाएंगे। तब तक मिश्रा जी मेरे 500 रुपए और ब्याज की व्यवस्था कर लें। ठीक है, 3 दिन बाद आप इनकी आंख इनकी पलकों में उसी प्रकार लगाएंगे जैसे निकाली थी। उस आंख से इन्हें दिखाई भी देना चाहिए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। सभा विसर्जित हो गई। गोनूझा उसी दिन अपने गांव रवाना हो गए, जबकि मिश्रा जी विजेता बना अपने गुट में अपनी ही प्रशंसा में गीत गा रहा था। मिश्रा जी बोला, देखा एक ही दांव में कर दिया ना चित। बेचारा महाराज की दृष्टि में सूदखोर, निर्दयी और बेईमान सिद्ध हो गया। मुझे साफ दिख रहा है कि अब वह मिथिला की तरफ मुड़कर भी नहीं आएगा। पर मिश्रा जी, ये आंख वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, मैंने फंदा ही ऐसा डाला था कि गोनूझा उलझ गए। आंख का जिक्र तो मैंने बाद में किया था, पहले तो उन्हें धनी महाजन बनाया, और स्वयं को खानदानी धनवान सिद्ध कौन नहीं करना चाहता। पर उन्होंने आपकी गिरवी आंख की भी पुष्टि क्यों की? अरे उस समय तो गोनूझा की बुद्धि किनारा कर गई। बुरा वक्त आता है तो ऐसा ही होता है। अब प्राण बचाकर यह बहाना किया कि 3 दिन में लौटेगा। लौटेगा कैसे? कोई आंख होगी तो लौटेगा ना। सब मिश्रा जी के दिमाग की प्रशंसा करने लगे। 3 दिन तो मिश्रा जी दरबार के नायक ही रहे। वे महाराज को गोनूझा की सूदखोरी के झूठे किस्से सुनाते रहे। बिल्कुल ही कसाई सिद्ध कर दिया गोनूझा को। पर तीसरे दिन दरबार में गोनूझा एक हंडिया लेकर उपस्थित हो गए। उनके हाथ में हुक्के के चिलम भरने वाला चिमटा भी था। महाराज आश्चर्य से बोले, गोनूझा, क्या मिश्रा जी की आंख ले आए? बिल्कुल महाराज, जब आपकी आज्ञा हो गई तथा मिश्रा जी ब्याह सहित मेरा धन लौटाने के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसी दुष्टता मुझसे कैसे हो सकती थी कि इनकी आंख नहीं लाता। गोनूझा ने हंडिया दिखाई और कहने लगा, इसमें मिश्रा जी की आंख है, पर मैं यह नहीं जान पा रहा कि इसमें कौन सी आंख उनकी है। बात यह है कि इस हंडिया में सैकड़ों आंखें हैं, भिन्न रंग, भिन्न आकार, भिन्न पुतली की। अब मैं मिश्रा जी की दूसरी आंख निकालकर उसे इस हंडिया की प्रत्येक आंख से मिलाऊंगा। जो 2 आंखें एक जैसी होंगी उन्हें मिश्रा जी को लगा दूंगा। मिश्रा जी, जरा आगे तो आइए। गोनूझा ने चिमटे को 4 बार जमीन में घिसा तो मिश्रा जी के ताते उड़ गए। उन्हें लगा कि गोनूझा चतुर ही नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो उसे उसी के जाल में फंसाकर पूरी तरह से अंधा बनाने के लिए तैयार हैं। मिश्रा जी को बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। महाराज ने कहा, मिश्रा जी, आप जल्दी करें, हम भी यह पीड़ा रहित कार्य देखने को उत्सुक हैं। कोई कुशल वैद्य भी ऐसा नहीं कर सकता। और मिश्रा को मंद मंद मुस्कुराते गोनूझा किसी कसाई से कम नहीं लग रहे थे।
मिश्रा जी ने तत्काल गोनूझा के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम गोनूझा, त्राहिमाम। मिश्रा जी रो पड़े और महाराज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। गोनूझा की ही प्रार्थना पर मिश्रा जी को क्षमा दान मिला और मिथिला नरेश एक बार फिर गोनूझा की बेमिसाल बुद्धि के कायल हो गए, जिन्होंने अपराधी को स्वयं अपना अपराध कबूल करवाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत दिनों पहले की बात है। चंद्रसेन नाम का एक राजा था। उसके महामंत्री का नाम था गोबूचंद्र। राजा चंद्रसेन अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर ही जी रही थी। मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई एक दूसरे से कम न थे, लेकिन उनकी बुद्धि की मार से प्रजाजनों के प्राण हलक में अटके रहते थे। दरअसल राजा चंद्रसेन के दिमाग में जब तब उल्टा विचार जन्म लेता और उन विचारों के समाधान का दायित्व मंत्री गोबूचंद्र के कंधे पर पड़ता था। दायित्व से मुकरने का कोई उपाय नहीं था। राजा संभव असंभव कुछ सुनना नहीं चाहते थे। किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे। हुक्म की तामील न होने पर राजा चंद्रसेन जल्लादों को बुलवाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर देते थे। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। नित्य नए डर की छाया में वे जी रहे थे। एक दिन राजा चंद्रसेन ने दरबार में आते ही मंत्री गोबूचंद्र को तलब किया। राज दरबार में हाजिर होने में गोबूचंद्र ने जरा भी देरी नहीं की। हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। राजा चंद्रसेन ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पे बैठते समय देखा मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है। मंत्री गोबूचंद्र ने अपनी जीभ को दांत से दबाते हुए कहा, महासर्वनाश, महाराज के पैरों में धूल देख रहा हूँ। धूल का साहस काफी बढ़ गया है। आज पैर में बैठ गई। 2 दिन बाद राजा चंद्रसेन बोले, ठीक कह रहे हो तुम, सिर पर चढ़ जाएगी ये धूल। उन बेअदब धूलों पर रोक लगानी होगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटाओ। 2 दिन में यह काम करना होगा। अगर ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। मंत्री गोबूचंद्र दरबार से बाहर आया और उसने राज्य के सारे झाड़ूदारों को तलब किया। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबूचंद्र ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज्य में झाड़ू लगाकर आज ही समस्त धूलों को दूर करो। कहीं धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्य में जुट गए। देखते ही देखते पथ, घाट, बाजार, हाट, खेत खलिहान आदि की धूलें आसमान में उठ गई। चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। आंखें खोलकर देखना असंभव हो गया। राज्य की प्रजा की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर से सिर्फ एक ही स्वर आ रहा था, गया रे, मर गया रे। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मंत्री गोबूचंद्र का हुक्म था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर राजा चंद्रसेन ने अपनी खिड़की को खोलकर देखा तो वे अवाक रह गए। यह क्या कांड हो गया? रास्ते, मैदान, घर द्वार, पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए? ऐसा लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षणों में ढेर सारे धूलों ने खिड़की से प्रवेश कर
राजा के मुंह, आँख, कानों को आच्छादित कर दिया। राजा चंद्रसेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके दांत कड़कड़ाने लगे। शीघ्र खिड़की को बंद कर अत्यंत गुस्से में पुकारा, गोबूचंद्र। गोबूचंद्र दौड़ा आया एवं हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए प्रभु। जोर से गरजते हुए राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम्हारे प्रभु की ऐसी की तैसी ये सब क्या शुरू किया है तुमने? तुम क्या अंधे हो गए हो? धूलों के गुब्बार से सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी से रोको। गोबूचंद्र ने कहा, तब धूलों का क्या करना होगा महाराज? राजा चंद्रसेन ने कहा, धूल हटाने का उपाय तुम करो। सारे राज्य की प्रजा में इस धूल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गोबूचंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। राजा चंद्रसेन बोले, 2 दिनों के अंदर धूलों को हटाओ, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद्र तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास पहुंचा और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना तो बंद कर दिया, परंतु उड़ती धूलों को किसी भी प्रकार रोका ना जा सका। गोबूचंद्र ने सिर खुजलाते हुए सोचा, धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने भिस्तियों को बुलवाया। राज्य के 2000 भिस्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबूचंद्र ने हुक्म दिया, तुम लोग रास्ते में, मैदान में, खेत खलिहान में शीघ्र जल का छिड़काव करो। जहाँ भी मिट्टी देखोगे पानी डालकर उसे सराबोर कर देना। महाराज के पाँव में धूल का एक कण भी नहीं लगना चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिस्ती अपने काम में लग गए। भिस्ती भर भर कर जल लाकर हाट, बाजार, पथ, मैदान, खेत खलिहान सब जगह डालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब एकाकार हो गया। लोग ठेहुने के ऊपर कपड़ों को उठाकर चलते। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े एवं अपने हाथ पैर तुड़वा बैठे। अनेक लोगों के घर ढह गए। अनेक लोग आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोरे मारने लगा। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर राजा चंद्रसेन ने क्रोध से कांपते कांपते गर्जना की, गोबूचंद्र। गोबूचंद्र तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज। राजा चंद्रसेन बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। यह सब हो क्या रहा है? गोबूचंद्र ने कातर आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है महाराज। राजा चंद्रसेन गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्लाकर बोले, पूरे राज्य को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तुम्हें धूल बालू दूर करने को कहा था और तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो और कभी राज्य में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है। तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। मेरा नाम चंद्रसेन है, याद रखना। गोबूचंद्र ने हथेलियों को मसलते हुए कहा, महाराज। राजा चंद्रसेन ने हुंकार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। यह सब तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज्य की धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। यह मेरा अंतिम हुक्म है। बोलकर राजा वहां से चले गए। गोबूचंद्र के माथे पर मानो वज्रपात हो गया। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाले, दोनों व्यर्थ हो गए। अब क्या उपाय है? सोच सोच कर गोबूचंद्र काफी परेशान हो रहा था। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या ही खत्म हो जाएगी।
फिर सोचा सारे राज्य में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी बुद्धि उसे युक्ति संगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थी। चिंता के कारण गोवूचंद्र की दशा मानो पागलों जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अंततः उसे सूली पर चढ़कर मरना ही होगा। वैसे ही पागलपन की अवस्था में उसे उसके नौकर ने खबर दी, एक गवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोवूचंद्र को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह? नौकर ने कहा, जी ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ। गोवूचंद्र बोला, बुलाओ देखूं तो कौन है। थोड़ी ही देर बाद फटी पुरानी पैबंद लगी कमीज पहना हुआ बेचारा सा दिखने वाला एक आदमी वहां आया और उसने गोवूचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। उस व्यक्ति के हाथ में एक चमड़े का टुकड़ा और कंधे पर झोला टंगा हुआ था। प्रणाम करके उठने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे एक बार महाराज के पास लेकर चलिए, मैं उनके पैरों में धूल ना लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोवूचंद्र उछलकर बोला, सच कह रहे हो? तब तो शीघ्र चलो मेरे साथ। गोवूचंद्र उस आदमी को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में उपस्थित हुआ। कान छूती हंसी के साथ बोला, महाराज समस्या का समाधान मिल गया है। यह आदमी आपके पैरों में धूल लगने नहीं देगा। उस आदमी ने राजा चंद्रसेन को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, राज्य जल में नहीं डूबेगा, धूलों के गुबार से लोग काने नहीं होंगे। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दें तो कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद राजा चंद्रसेन ने कहा, यदि ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपकी इच्छा हो महाराज, उतनी बार मुझे सूली पर चढ़ा देना। अब कृपया करके अपने दोनों पैरों को आगे कीजिए। राजा चंद्रसेन ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए। उस आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने झोले से हथौड़ी, रामपी, छुरी, कांटा, सुई, धागा आदि निकाला। उसके बाद राजा चंद्रसेन के तलबों का माप लेकर कुछ ही देर में चमड़े की एक जोड़ी चप्पल बना दी। दोनों चप्पलों को राजा चंद्रसेन के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज अब आप चलकर देखिए। राजा चंद्रसेन तुरंत सारे दरबार में, घर के बाहर, बरामदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, नहीं, पैर में कहीं धूल तो नहीं लगी है। अंदर आकर राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। मंत्री पद को हाथ से जाते देख गोवूचंद्र ने तुरंत महाराज के कान में कहा, यह बुद्धि तो मेरे मन में भी थी। यह आदमी निश्चय ही कोई जादू जानता है, अन्यथा इसे पता कैसे चला। राजा चंद्रसेन ने आंखें तैराकर गोवूचंद्र को देखा और कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दो, अब से सबको चमड़े की चप्पल पहननी होगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और कल से तुम चमड़े की चप्पल पहनकर राजसभा में आओगे। मंत्री गोवूचंद्र ने कहा, आपका आदेश शिरोधार्य महाराज। और इस तरह से राजा के पैरों में लगने वाली मिट्टी की समस्या दूर हुई और मंत्री गोवूचंद्र की जान बची। धन्यवाद।